हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम केवल आपको VVI प्रश्न को कराएंगे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको कराएंगे, निश्चिंत रहना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लिया है जो है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, जो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हमें पूछा जाए या ना पूछा जाए उसको तैयार कर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चैप्टर का बेसिक है, आधार है, उसको तो हमें पढ़ना ही है। ये नहीं सोचना है कि 2018 में ही ना केवल पूछा गया है तो क्यों हम तैयार करें, ऐसा नहीं, ठीक है, इसको हमें याद करना है। तो समझते हैं, हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सब हम देखेंगे जिस पर भी हमें थोड़ा सा भी संदेह है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी को हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि 90 प्लस लाना, ठीक है ना। और 90 प्लस आपको लाना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको मेहनत भी करना है। हम तो करा ही रहे हैं मेहनत आपको, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िएगा। समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब सबसे पहला बात तो यही आता है कि चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है। सिंपल सा ये सब टॉपिक तो हमने कराया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी समझ लेते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मतलब यही होता है, जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है ना, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। बट अंतर क्या है कि मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, ठीक है, जो है N और S, ये दो ध्रुव है। तो ये एक चुंबक है, ये पृष्ठ ही न है, ये जो क्या है चुंबक का सतह है या चुंबक का पृष्ठ है। तो जो किसी भी चुंबकीय जो पृष्ठ होता है, तो चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाले बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि किसी चुंबकीय पृष्ठ से कोई भी किसी चुंबकीय कोई ये एक चुंबकीय पृष्ठ है, तो किसी चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाले जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या है, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है, ये चुंबक का पृष्ठ है, मतलब चुंबकीय पृष्ठ है। ये भी मैं लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं चुंबकीय पृष्ठ, या आप सतह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि कोई भी चुंबकीय पृष्ठ है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं मतलब निकलेंगी। बट यहाँ पे कंडीशन ये डाल दिया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं सभी निकल रही हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उस संख्या को ही क्या कहा गया, चुंबकीय फ्लक्स कहा गया। परंतु क्या सभी चुंबकीय बल रेखाएं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये डाला गया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इस चुंबक के पृष्ठ पर लंबवत होंगी, उन्हीं की संख्याओं को, केवल उन्हीं की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं की संख्याओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड ये 90 बना रहे हैं, ये 90 बना दे रहा है, ये भी 90 बना दे रहा है। अब मान लेते हैं ये 90 नहीं बना रहे हैं, ये 90 नहीं बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है इस पृष्ठ पर, तो ये दोनों चुंबकीय बल रेखाएं के अंदर नहीं गिनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत, 90 मतलब क्या होता है, लंबवत, किसी चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया हमने क्या आपको परिभाषा कहा। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि मना करता हूं मैं कि रटने का, मैं कहता हूं समझिए, समझे रहेंगे हमेशा याद रहेगा, और आप किसी और को भी समझा सकते हैं। अब मैं दिल से मैं कहता हूं कि मैं यही चाहता हूं ना कि आप ऐसे पढ़ें कि आप अपने सभी दोस्तों को पढ़ा दें, ठीक है, उनको बता दें जिनको परिभाषा रटने में दिक्कत आ रही है, उनको आप ऐसे बताएं कि उनको आराम से याद हो जाए।
अब वो खुद सोचें कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, जैसे आपको इतना इजी वे में समझ पा रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, उस समय आप हमारा नाम लें या आप हमारे चैनल को बताएं कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए, तब हमें गर्व होगा, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बात हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये सभी टॉपिक हमने पहले ही करा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, तो आप यही लिखेंगे, किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत, किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा आपने समझ लिया, किसी भी चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे, फिगर मैंने केवल आपको समझाने के तौर पे बनाया है, आप चाहे बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें नहीं भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 चीज़ें आपको ज़्यादातर मोस्टली आपको याद रखना होता है। फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, इसे 5b से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को 5b से प्रदर्शित करते हैं। और 5b इक्वल टू होता है BA cos थीटा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है, जैसे पृष्ठ पर लंबवत है ना 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 5b इक्वल टू हो जाता है BA, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। क्यों BA हो गया? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 और cos 90 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 यदि गुणा करेगा तो BA हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये तो बेसिक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें 3 चीजें आपको मोस्टली आपको याद रखना है। सबसे पहला इसका मात्रक, तो आपको मात्रक याद रखना है। इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, याद रखेंगे। दूसरा इसका आपको याद रखना है कि ये कौन सी राशि है, तो याद रखेंगे ये मोस्टली आपको याद रखना है, यह एक अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। ये कौन सी राशि? अदिश राशि, ठीक है जी, आपको समझ गए, अदिश राशि है। तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र आपको मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, ये आपको मोस्टली हमेशा के लिए याद रखना है, ML2T-2A-1, ये आपको याद रखना है। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्या समझते हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर ये पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको याद रहेगा तभी तो बताएंगे, या राशि पूछ लेता है, बीमीय सूत्र पूछ लिया गया है, तो मैं यही कहूंगा ये सब याद करेंगे तो आपका एक एक नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपका तैयार होता जाएगा। कितनी अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चिंत रहना है, आगे जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको कराएंगे। अंत तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो है एक न्यूमेरिकल, जो 2016 में, 18 में, 22 में पूछा गया है। हालांकि न्यूमेरिकल ज़्यादा बार नहीं पूछा जाता, हर बार थोड़ा ना थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, या जो वैल्यू होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहता है। बट आप सोच सकते हैं ये 2016 में, 18 में, अब फिर से 22 में पूछा गया है, मतलब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे गए थे, बट मैं इसको क्वेश्चन को ज़्यादातर वैल्यू दिया हूँ क्योंकि ये 3 बार पूछे गए हैं।
तो इसको आपको तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल आपके तैयार हो जाएंगे। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं इस न्यूमेरिकल को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 ml हेनरी है। ml मतलब यहाँ पे ml नहीं मिली लिखा था, बट हमने ml लिख दिया है, ठीक है, आसानी के लिए। हमने लिखा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन। अब हमने आपको बताया था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दे, आपको दो बातों का विशेषकर ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात कि आपको इस क्वेश्चन में किस चीज का मान ज्ञात करना है। तो टारगेट हमें क्या पता हमें चलना चाहिए, टारगेट हमारा पता चल गया। कह रहा है ना कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता चल गया। दूसरा हमने कहा था कि इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया गया है उसको आपको पता करना है कि ये किसका वैल्यू है, और उसको ही दिया करके नीचे लिखा जाता है। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। हल में हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है वो हम लिखते हैं। कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक, मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मतलब मान दिया है। स्वप्रेरण गुणांक L का मान दिया है, वो कितना दिया है 10 मिली, मतलब 10 ml दिया है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए मिली हेनरी है ना, मिली हेनरी, तो इसको हम हेनरी में चेंज करेंगे। मिली को हम हेनरी में चेंज कर देंगे, ठीक है। 10 मिली हेनरी है तो हेनरी में हम चेंज करेंगे, क्योंकि स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। तो हम क्या करना है, मिली को हेनरी में मतलब चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग देने का मतलब ये है कि 10 गुणे 10⁻³ हम लिख दें। नीचे अगर लिखते 10⁻³ मतलब 1000, उसी को ऊपर ले आते तो -3 हो गया, और ये हेनरी हो गया। अब इतना बेसिक है, इतना तो चेंज करने आपको आना ही चाहिए। तो मतलब स्वप्रेरण गुणांक का हमने मान ये निकाल लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्वप्रेरण गुणांक। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात हमने कर लिया। दूसरा कह रहा है इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि हमें समय का मान दिया है 5 मिली सेकेंड। सेकेंड कह रहा है ना, मतलब समय का मान दिया है, तो हम लिखेंगे समय कितना, मतलब t का जो मान है, ठीक है, डेल टी हम लिख रहे हैं। वो क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक में हम डेल टी ही लिखते हैं समय को, या टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय है तो समय 5 मिली सेकेंड है, 5 मिली सेकेंड। अब समझते हैं मिली को फिर से हमें किस में, सेकेंड में चेंज करना है। तो हम कितना लिख देंगे, डेल टी इक्वल टू 5, और इसको भी मिली को हमने चेंज किया था तो 10⁻³ से गुणा किया था, फिर से इसमें भी -3 से गुणा कर देंगे सेकेंड। ये गुणा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है 5 में हमने 1000 से भाग दिया है, वही ऊपर ला रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 10⁻³ समझ रहे हैं। ये हमने दूसरा मान ज्ञात कर लिया। तीसरा कह रहा है कि जो विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली यदि सेकेंड में ही 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है, मतलब पहले था 5 अब बाद में हो गया 15। इसका मतलब कि कितने की वृद्धि हुई है, तो 5 से 15 हुआ है, तो इसका मतलब 10 का ही तो वृद्धि हुआ है ना। इसका मतलब विद्युत धारा जो विद्युत धारा डेल आई है, ये इसको हम मान निकालेंगे। तो देखिए 5 से 15 हुआ है, तो अंतिम वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल धारा कितना है, ठीक है। तो जो विद्युत धारा है उसमें से 15 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो इसका मतलब 10 एम्पियर आ रहा है। तो ये 10 एम्पियर धारा का मान हुआ, ठीक है। ये 10 एम्पियर, ठीक है, धारा का मान हो गया। तो देखिए हमने सबसे पहले ये भी हमने मान ज्ञात कर लिया, समय का भी ज्ञात कर लिया, फिर से इसका भी ज्ञात कर लिया। अब हमें कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हालांकि हमें ये बात पता है, हमें क्या पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, I इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। ये हमें फॉर्मूला पता है, आपको भी पता होगा। स्वप्रेरण गुणांक हमने आपको पढ़ा ही है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक हैं, वो हम आपको कराएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। हालांकि मैंने वो सब कुछ पहले करा दिया है, बट फिर भी हम करा देंगे आपको। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। अब देखिए, हमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का ई का मान ज्ञात करना है, और हमें क्वेश्चन में एल का मान दिया ही है, एल का मान यहाँ पे दिया है, फिर से डेल आई का मान हमें दिया है यहाँ पे 10 एम्पियर, फिर से डेल टी का मान दिया है यहाँ पे इतना। मान को पुट अप हम डायरेक्ट करते हैं, तो ई इक्वल टू, ये माइनस है, एल का मान कितना है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमने लिख दिया। फिर से ये समझिएगा, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा है, और ये डेल आई का मान कितना है, डेल आई का मान है 10 एम्पियर, तो ये हमने लिख दिया 10, ठीक है। और उसके बाद ये डेल टी है, डेल टी का मान दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यही ना दिया है, ये हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा, समझिए ना क्या है कि ये 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हैं, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 10 में गुणा कराएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दा के 100 हो जाएगा, मतलब ये -100 हो जाएगा और नीचे 5 बच जाएगा, यही ना। और फिर से अगर हम देखें तो 5 दा हमें 50, मतलब 5 से अगर हम भाग देते हैं 100 में तो ये 50 बार में कट जाएगा, ई इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो ई का जो मान आया वो 50 आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए ई का मान 50 आया है, देखिए मैं चेक कर लूँ आंसर सही है ना, आंसर गलत क्यों आ रहा है, सही तो है, सही है, ठीक है ना, हाँ 50 ही आएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 20 आएगा ना, 20 आएगा, वही तो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन में आंसर दिया है 20, 50 कहाँ से आ रहा है, अरे भैया 2 से भाग देते तब ना 100 आता, ठीक है, मैं ही गलती कर दिया, ठीक है 20 आएगा। देखिए 5 दूना 10, 2 बार में 0 तो 0 आ गया, 20 बार में जाएगा तो -20 हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, वही हम कह रहे थे कि 20 आना चाहिए, 50 कैसे आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे ही। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए गुणा भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपका निर्भर है कि आप कितना अच्छा उसको कर पाते हैं, और इतना गुणा भाग तो आना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहा है ना कि किस प्रकार हमें हल करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दे तो कैसे हल करना है, और ये आपको पता चल रहा है कि देखिए चेंज करना होता है, ऐसे नहीं कि 10 ml दिया है तो हम मान पुटअप कर देंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही मान पुटअप कर देते हैं, उनका आंसर गलत आ जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अरे चेंज करना होता है, मात्रक पता होना चाहिए, मात्रक अगर मिली हेनरी होता तब ना, पर स्वप्रेरण गुणांक का तो मात्रक हेनरी होता है, तो पहले हम हेनरी में चेंज करेंगे, मिली हेनरी है तो हेनरी में चेंज करेंगे, तो ये सब कुछ चेंज करने भी आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और भी क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। नीचे आपके क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तीसरा है हमारा न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल आपसे 5 नंबर में पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप समझेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गया है। सबसे पहला कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। पहला तो आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ आपसे मतलब इसका परिभाषा ही पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको बताना है। उसके साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, कह रहा है कि 10H मतलब 10H प्रेरकत्व, इसका मतलब H मतलब हेनरी है, तो 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाले एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता हो तो तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वहां पे कहा गया था कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दिया कि प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, समझ लेते हैं।
इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 नंबर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये आपसे 2-2 नंबर में भी पूछे गए हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों तैयार हो जाएंगे। इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल है वो आप इस न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका भी परिभाषा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए ये सब टॉपिक हमने पहले ही आपको कराया है। मैं लिख दे रहा हूँ प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। इसको देखिए, मैं यही कहूंगा ना कि इसको आप समझिएगा और इसका परिभाषा आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूं जिससे आप समझ गए तो आपको याद भी हो जाएगा। समझिएगा, ये एक चुंबक है, ठीक है। चुंबक में हम जानते हैं 2 ध्रुव होते हैं, N और S, ठीक है। ये चुंबक का ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव है। अब चुंबक के पास हम एक कुंडली को ले लेते हैं। ये हमने एक कुंडली ले लिया, कुंडली में हमने धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये हमने एक कुंडली ले लिया। अब समझिएगा क्या हुआ, ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है, सॉरी कुंडली है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कुंडली। जैसे नाम आपको लिखेंगे तो आपको आसानी होगा। ये एक कुंडली है और ये एक क्या है, चुंबक है। आप समझिए कि यहीं से परिभाषा याद होगा। देखिए जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति हम कराते हैं, कौन सी गति, आपेक्षिक गति। तो जब हम चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति कराते हैं, अब आप कहेंगे कि सर आपेक्षीय गति का मतलब क्या होता है, तो ये सब क्लास 11th में हमने पढ़ाया है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, सिंपल वे में समझ जाइए। तो देखिए क्या होता है कि कभी जो कुंडली है इसको स्थिर रखेंगे और इस चुंबक को हम तेजी से इसके पास ले जाएंगे। तो उन्होंने देखा है, वैज्ञानिक ने, कि ये जो है, ये जो धारा मापी मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और जब इसको इन्होंने दूर हटाया मतलब इसको इसको स्थिर रखा और इस चुंबक को जो कुंडली है इसको तेजी से चुंबक के पास ले गए, तब इसमें देखा कि इन्होंने कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसी गति को आपेक्षीय गति यहाँ पे नाम दिया गया है। तो यही कहा जाता है जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होती है तो ये जो चुंबक है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ से बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इतनी बात आपने समझ लिया। हमने आपको केवल यही बताया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो कुंडली दिखाई दे रही है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत मतलब जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया आपको परिभाषा? सिंपल सा है परिभाषा, याद कर लेंगे आप। याद क्या करना है, समझ जाएंगे, याद हो गया। हमने कहा कि जब किसी कुंडली और मतलब जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद आगे और भी टॉपिक मिलेंगे इसी के संबंध में, वो हम आपको बताएंगे कि प्रेरित धारा किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, वो सब हम आपको आगे कराएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वीडियो में हम आपको कराएंगे। बट इतना आप समझ जाइए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो हमने यही बताया जब किसी, अब आप लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप नोट्स में लिखिएगा, बना रहे हैं तो आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो समझ गए होंगे और अपने नोट्स में लिख लिए होंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको परिभाषा लिखवाने नहीं वाला हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने 3-4 बार बोल दिया, समझने वाले होंगे, आप समझकर लिख लिए होंगे। आते हैं अगले पर। अब देखिए, अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए जगह चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। अब देखिए, जो जो मान दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10H प्रेरकत्व, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है, और ये बात हम लिख रहे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल में स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद प्रेरकत्व का मान दिया है, मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व जो है एल से हम दर्शाते हैं, एल इक्वल टू कितना दिया है, 10 हेनरी दिया है, 10H दिया है, तो वो हमने हेनरी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 10 ओम प्रतिरोध वाले, तो मतलब प्रतिरोध का मान दिया है, प्रतिरोध आर का जो मान दिया है वो कितना है, 10 ओम है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का ना, तो ये विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर या विभव भी कह सकते हैं, जो भी का मान दिया है वो कितना दिया है, 15 वोल्ट, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहे हैं यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है, मतलब समय का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से समय लिख दे रहा हूं, समय t का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। तब वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया गया है, और प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें धारा का मान ज्ञात करना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे धारा का मान दिया है, धारा का मान हम ज्ञात करेंगे तभी जाकर ये हमें ज्ञात होगा, ठीक है। अब क्यों हम धारा का मान ज्ञात करें वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। चूंकि कुंडली में कुल विद्युत धारा तो कुंडली में कुल विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये ओम के नियम से हम जानते हैं ना, I इक्वल टू V/R होता है। अगर हम मान रखते हैं, अब आप समझिएगा, अगर हम मान रखते हैं तो I का मान हम ज्ञात करेंगे, तो I इक्वल टू V का मान, देखिए यहाँ पे V का मान दिया है 15, तो हम 15 लिख देते हैं, और R का मान दिया है जो है 10, तो 10 हमने लिख दिया। तो अगर हम इसको कराते हैं 10 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, मतलब ये आएगा 3/2, और फिर से 2 एकम में 2, मतलब ये टोटल आ जाएगा I इक्वल टू 1.5, ठीक है। मतलब ये I का मान आ गया 1.5 एम्पियर, जो ए से हमने लिख दिया, मतलब धारा का मान जो आ गया इतना आ गया है, ठीक है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल। आप कहेंगे कैसे, तो वो हम समझ लेते हैं, दिखेंगे। चूंकि प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल, प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल का यही फॉर्मूला होता है, जो है E इक्वल टू -L del I बाई del T, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट औसत विद्युत वाहक बल में, जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला होता है, औसत विद्युत वाहक बल यदि कह देता है तो औसत में हम क्या करते हैं कि जो धारा है ना, तो प्रारंभिक धारा और अंतिम धारा, 2 धाराएं होती हैं, कि शुरुआत में एक धारा होती है और एक अंत में जो धारा होती है, ठीक है। तो ये तो हमने कुल धारा निकाल दिया है, मतलब अंतिम धारा ये निकाला है हमने, ठीक है। तो अंतिम धारा में से प्रारंभिक धारा को माइनस हम कर देते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, ये माइनस L का मान हम देखते हैं, तो L का मान यहाँ पे दिया है 10 दिया है, तो ये हमने 10 लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये तो कोष्ट में यहाँ पे समझेंगे। देखिए डेल आई है ना, तो डेल आई को हम क्या करेंगे, अंतिम धारा में से प्रारंभिक धारा को माइनस करेंगे। अंतिम धारा क्या है, 1.5 है, तो ये 1.5 लिख दिया, और इसमें हम माइनस करेंगे प्रारंभिक धारा को,
तो देखिए जब इसमें विद्युत धारा मतलब जब प्रवाहित नहीं किया गया था, ठीक है, जब इसमें बैटरी से जोड़ा नहीं गया था, ठीक है, तब तक इसमें धारा शून्य होता है, मतलब प्रारंभिक धारा शून्य होता है कि नहीं होता है। मैं आपसे कह दूं कि गाड़ी जब नहीं चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी जब चलती है तो 50 की स्पीड में चलती है, तो एक समय पे जब वो नहीं चल रही थी तो उसका स्पीड शून्य था कि नहीं। उसी प्रकार धारा का भी मान, जो प्रारंभिक धारा होता है उसका मान शून्य होता है, ये तो अंतिम धारा है, तो प्रारंभिक धारा में से अंतिम धारा को हम घटा देते हैं, 0 को घटा दिया, और डेल टी का मान यहाँ पे दिया है, डेल टी का मान कहाँ पे दिया है, समय का मान हम लिखा था ना, हाँ, ये यहाँ पे समय का मान कितना दिया है, 0.1 दिया है, तो 0.1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम समझते हैं, तो यदि E इक्वल टू ये -10 है और ये 0 तो ऐसे भी खत्म हो गया, तो ये 1.5 है, अब नीचे क्या हुआ 0.1 है, ठीक है जी, है कि नहीं है। अब आप समझेंगे, अगर हम चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चाहें तो 10 का ऊपर गुणा और 10 का भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम काटे तो वही बात है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए इजी वे में, नहीं तो अभी भी हम कर सकते थे आसानी से, बट समझते हैं। देखिए यहाँ पे और नीचे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए E इक्वल टू, अब ये क्या हो गया -10 हो गया, और ये 1.5 में यदि 10 का गुणा होगा तो ये 15 हो जाएगा, ये बात समझ रहे हैं। और 10 में 0.1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 इधर पॉइंट के इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए, जो कोई भी संख्या हो, अगर मैं 10 लिखा हूं तो 10 के नीचे 1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब कि इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब 1 को हम हटा भी देंगे तो कोई भी बात नहीं है। अगर हम समझें इसको थोड़ा सा, अगर एक्सप्लेन करें तो I इक्वल टू, अगर 15 में -10 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -150 हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं कैसे हमने किया है, सिंपल सा है, गुणा भाग हुआ है, मैंने तो बेसिक टू हाई आपको बता दिया। तो देखिए इतना सब आप करते हैं तो 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो हार्ड है बट इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है जिससे आपको आसानी से परिभाषा समझ में आ जाए, न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि अभी आप तुरंत जाइए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो मतलब इसको समझ में आया है या नहीं आया है, वीडियो से आपको हेल्प मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि जानते हैं बात यह है ना कि आप कमेंट करते हैं, उसी हौसले के साथ आपको पढ़ाया जाता है, मन नहीं करता है, ठीक है। अभी ज़्यादा रात हो गया है, मुझे भी खाना खाना है, ठीक है, मुझे भी सोना है, बट आपके कमेंट में देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं रात को जग कर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनाता हूँ, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा, मान लेते हैं ये 50 मिनट या 1 घंटे का आपका वीडियो होगा, इसके लिए मैंने कितना मेहनत किया ये मैं जानता हूँ, ठीक है। आप भी जब पढ़ाएंगे, शायद आप पढ़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये आपके लिए ही पूरा जग कर पूरा आपके लिए 2 घंटा 4 घंटा 3-3 घंटा आपको लग जाता है। इन सभी का नोट्स बनाते हैं, समझते हैं कैसे आपको समझाना है, कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आपको बताना है, तब जाकर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हम नहीं ला देते आपके लिए, बहुत ही ढूंढते हैं, समझते हैं, ठीक है, तब जाकर हम ये क्वेश्चन कहते हैं कि हाँ आप इसको तैयार कीजिएगा। तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ रहे हैं ना, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ऐसे कुछ भी कमेंट कीजिएगा। और जितना हो सके अगर आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे आप बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, उनके पास लिंक को शेयर कीजिए, अपने स्कूल ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कीजिए, अपने जो कोचिंग के ग्रुप है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तब ना, आप यदि सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत है, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के और भी जो क्वेश्चन हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। यह हमारा चौथा प्रश्न है जो है लेंज का नियम लिखिए और क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत ही पहले करा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि लेंज का नियम क्या है, हालांकि हमने इसको पहले ही एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ नियम है, समझिएगा। यहाँ पे हमने इस नियम को लिख दिया है। हमने क्या लिखा है कि आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार आगे, या आप लिख सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार, या आप सिंपल में लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने लिखा है वही कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें या प्रेरित विद्युत वाहक मतलब प्रेरित धारा कहें, समझ में आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक, यहाँ पे मैं बल लिखना छोड़ दिया हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें या प्रेरित धारा कहें, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। तो देखिए यही बात कहा जा रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा भी कह सकते हैं, प्रेरित धारा, उसलिए हमने कोष्ठ में धारा लिखा है। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। समझ में आ गया, यही है लेंज का नियम, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आप समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। अब नियम को याद करने के लिए आपको डीप में समझना होगा, ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, हालांकि मैंने बहुत ही पहले ये सब करा दिया है। देखिए सपोज डेट ये क्या है, चुंबक है जिसका ध्रुव है N, सॉरी इधर हम कर देते हैं S, ठीक है, आप ध्रुव को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमने S इधर N कर दिया, इसके पास एक हमने कुंडली ये रख दिया, ठीक है, ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है, ठीक है। तो जब है ये इस कुंडली, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि हम कुंडली को क्या करते हैं, ये चुंबक है, ये कुंडली है, तो जैसे ही हम इस चुंबक को तेजी से इस कुंडली के पास लेके जाते हैं, ठीक है, तो इस ये जो कुंडली है इसमें क्या होता है, इसमें जो धारा की बहने की दिशा है वो इस प्रकार हो जाती है, मतलब धारा की जो बहने की दिशा है वो वामावर्त हो जाती है, वामावर्त, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे आप, जब मैं चुंबक को कुंडली के पास लेके जाता हूं तो जो धारा की बहने की दिशा है, ये धारा बहने की दिशा है वो वामावर्त हो जाती है, मतलब इस प्रकार बहती है। अब वामावर्त कब बहता है, वामावर्त कब, जब इसमें ये जो कुंडली है इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार ये नॉर्थ N के तरह हमने बताया है, ठीक है, मतलब जो धारा की बहने की दिशा है वो इस प्रकार बहना है, वामावर्त दिशा में बहता है। तो आपको क्या समझ में आया कि जब इस चुंबक को हमने कुंडली के पास लेके गए तो इसमें जो कुंडली में धारा बह रही है वो वामावर्त दिशा में बह रही है, और इसमें क्यों वामावर्त में, क्योंकि इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होता है। अब बताइए ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो इसका मतलब कि हम जानते हैं N ध्रुव है, ये भी N ध्रुव है, और जब दो समान ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो आप ध्यान से आप समझेंगे, बताइए इस चुंबक को हम तेजी से पास ले जा रहे हैं तभी इसमें वामावर्त धारा, मतलब वामावर्त दिशा में धारा बह रही है, परंतु ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, इसके लिए ये कुंडली है इस चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, इस चुंबक को दूर हटाता है। तो बताइए इसमें जो नॉर्थ, इसी के कारण ये नॉर्थ इसको तेजी से पास लेके गए तभी तो नॉर्थ ध्रुव इसमें उत्पन्न हुआ ना, तभी तो वामावर्त दिशा में धारा बह रही है। और फिर से जब ये उत्पन्न हो रहा है तो ये कह रहा है कि मेरे पास मतलब ना आओ, ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित करे, इसको दूर भी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसी कारक का विरोध कर रही है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है हमने क्या बताया, ये उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। नॉर्थ के कारण ही इसमें नॉर्थ उत्पन्न हुआ है, परंतु विरोध कर रहा है, पास आने नहीं दे रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। समझ में आ रहे हैं ना, वही बात कहा जा रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है
कि यह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। वही बात हमने लेंस का नियम यही है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यही है लेंस का नियम, आप लिख लेंगे, ये फिगर आप बना लीजिएगा। अदरवाइज आपको अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा इस टॉपिक को आप लिखिएगा लेंस का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो एक पर्सनली हमारा मिल जाएगा जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज जिनको समझ में आ गया, परिभाषा जो नियम लिखेंगे, फिगर बना देंगे, आपका हो जाएगा। बट इसी में एक नियम ये जो भी पूछता है, इसमें पूछ लेता है कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का या नियमों का उल्लंघन करता है। उल्लंघन मतलब इसका पालन नहीं करता या करता है। तो याद रखेंगे ये जो है लेंस का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब पालन करता है। ठीक है, तो देखिए वही बात हमें यहाँ पे लिखे है कि अब ध्यान से समझेंगे कैसे करता है, कैसे मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का पालन कैसे करता है। ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें पता रहेगा तब ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या बताया गया कि हम मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये बताया गया कि किसी मतलब ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को हम एक रूप से फिर से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा को एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही तो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। क्यों करता है वो हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना है। इसलिए कि जब किसी चुंबक, ये चुंबक है N और S, ये ध्रुव है और ये एक कुंडली है, समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इस जो ये चुंबक है इस बार हमने साउथ बना दिया। आप मतलब इसमें नॉर्थ हमने बनाया था, इसमें साउथ बना दिया। तो इसमें तो दक्षिणावर्त दिशा में धारा की बहने की दिशा होती है, मतलब धारा की बहने की दिशा इस दिशा में होती है, दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब इस प्रकार धारा बहता है। तो ये दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहता है। किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम इस चुंबक को पास लेके जाते हैं ना, तो इसमें मतलब इसमें भी साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणावर्त दिशा में धारा इस दिशा में बहती है। तो जब हम इस चुंबक को हम इसके पास ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का नाम है यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। अब ये यांत्रिक कार्य, देखिए अचानक से इसको हम पास ले जा रहे हैं तो इसमें धारा बहने लग रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये जो ऊर्जा है ना, यांत्रिक कार्य हम कर रहे हैं, इसको पास ले रहे हैं तो एक कार्य हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये यांत्रिक कार्य ही क्या हो जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है और यही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा बह रही है। तो देख रहे हैं हमने जो कार्य किया है वो नष्ट नहीं हो रहा है, कार्य भी तो एक ऊर्जा ही है ना। अरे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपने सुना होगा परिभाषा, मतलब कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। ठीक है, ऊर्जा रहेगा तभी कार्य कर पाएंगे और कार्य करेंगे तभी ऊर्जा है, जो कार्य करते हैं वही ऊर्जा है। ठीक है, तो वही बात है। तो ये जो यांत्रिक कार्य है ना, यही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण इसमें धारा बह रहे हैं। तो इसका मतलब देख रहे हैं एक से दूसरे में बदला है। तो यही बात कहा जाता है कि जो ऊर्जा है या कार्य है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यही तो प्रूफ है ना जिसके कारण धारा बह रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है बल्कि पालन करता है। तो देखिए वही बात हमने लिखा है, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का अनुकूल है। क्यों? अब अनुकूल है, अनुकूल मतलब कि उल्लंघन नहीं करता, मतलब पालन करता है। क्यों पालन करता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्यों। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि। ठीक है, ये मैंने हेडिंग में डाल दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो वहां एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है,
जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, वहां एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, धारा उत्पन्न होना ही ये प्रूफ है कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है। तो केवल आपको ये लिख देना है। ठीक है, ये आप लिखिएगा, उसके बाद ये फिगर बनाकर फिर से ये लिखकर, इतना लिखकर ये फिगर बना दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप नहीं समझ में आए ना, मैं यही कहूँगा कि लेंस का नियम पे हमने पर्सनली वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरा डीप में समझाया है। तो आप लिखिए यूट्यूब पर लेंस का नियम ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नोट्स में लिख लीजिए, इसको पढ़ना है। यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, जो है एक न्यूमेरिकल, जो 2015 में, 17 में और 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। इसमें एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। ठीक है, इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक पर 400 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हम इसी को परिभाषा करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहीं पे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा जैसे हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा किया था ना, वहीं से इसका भी परिभाषा हम करेंगे। और यहीं से आप समझेंगे, ये सपोज डेट ये क्या है, ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S। और ये हमने एक कुंडली ले लिया है, यहाँ पे ये एक कुंडली हमने ले लिया, इसमें धारा मापी लगा दिया। ठीक है, तो ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, ये है चुंबक, ये है कुंडली। तो समझिएगा, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है, कौन सी गति, आपेक्षिक गति। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यहां पे लिख दूं चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो हमने आपको क्या बताया, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस बल को ही हम क्या कहते हैं, उस बल को ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने आपको परिभाषा बताया था प्रेरित विद्युत वाहक बल का, याद है ना आपको, अभी तो हमने कराया था इस टाइप के ही क्वेश्चन में। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा आप क्या कहेंगे, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के उसके बाद याद रखेंगे, जब कुंडली बंद होती है तो इसमें क्या होता है, जब कुंडली बंद होती है तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली बंद होती है तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जब कुंडली क्या होती है, ये कुंडली बंद है ना, तो जब कुंडली बंद होती है, याद रखेंगे, जब कुंडली बंद होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जब कुंडली क्या होती है, बंद
होती है, जब कुंडली बंद होती है तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है। तो कुंडली में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को, और ये जो घटना घटी है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो यही तो कहा गया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताइए। देख रहे हैं परिभाषा यहाँ पे हमने आपको बताया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। देखिए मुझे परिभाषा याद नहीं है, बट मैंने इसको डीप में समझा हुआ है, तब जाकर हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप भी डीप में समझ जाएं, जिससे आपको परिभाषा रटना ना पड़े और समझकर याद कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब किसी कुंडली मतलब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब कुंडली बंद हो तो इस कुंडली में, जब कुंडली बंद हो तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो परिभाषा बताइए, आप समझ गए हैं तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। मैं एक बार परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। आप कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब कुंडली बंद होती है तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, इतना लिखकर ये फिगर, केवल इतना ही फिगर आप बना लीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। समझ गए? बहुत बार विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी आपसे पूछा गया है 3 नंबर में, बट मैंने सोचा कि इसी टॉपिक में न्यूमेरिकल ये 5 नंबर में पूछा गया है, तो यही बता दें जिसमें ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो पहला आपका समझ आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर का है तो इसमें न्यूमेरिकल तो ऐड करेगा ही। तो कह रहा है किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक का मान यहाँ पे दिया है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक मतलब L का मान दिया है, वो कितना है, 80 मिली हेनरी है। तो इसको मिली को हम हेनरी में चेंज करेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, 1000 से भाग दिए तो -3 ऊपर चला गया तो हो गया, ठीक है। अब इसको मत समझाना ही गइएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाता है। देख रहे हैं, धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर, मतलब धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो रहा है, तो इसका मतलब जो विद्युत धारा का मान है ना, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो डेल आई का मान है, देख रहे हैं पहले 0 था, अब अंत में 5 हो गया है, तो अभी धारा कितनी है, 5 ही ना होगा। मतलब जो अंतिम धारा है उसमें से प्रारंभिक धारा को घटा देंगे तो 5 - 0 = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 एम्पीयर, मतलब धारा का मान 5 एम्पीयर आ गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि इस कुंडली में कितने समय में, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, समय का मान पूछ रहा है, कह रहा है ना कि इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। मतलब विद्युत वाहक बल का भी मान दिया है 400 वोल्ट। विद्युत वाहक बल जो क्या है, ई का मान दिया है वो 400 वोल्ट दिया है। अब हम समझ लेते हैं सिंपल सा, तो हमें समय का मान हमें ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और E = हम जानते हैं ये फॉर्मूला -L
डेल आई बाई डेल टी, ये हम जानते हैं। अब बताइए डेल टी समय है ना, तो इस समय का मान ज्ञात करना है। समय इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ये ई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो मतलब डेल टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस एल और डेल आई बाई डेल ई हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा ये कुछ नहीं तो यहाँ पे गुणा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है यार। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, और ये डेल माइनस एल क्या है, ये ऊपर ही है। ठीक है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज होते हैं। अब मैं नहीं चाहता ना, मैं चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी समझ कर याद कर ले और समझ जाए। ठीक है ना, अब देखिए मान रखते हैं, ठीक है, ये माइनस एल है, तो माइनस एल का मान कितना दिया है 80 इंटू माइनस हमने लिख दिया। अब फिर से समझिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3। उसके बाद डेल आई का मान यहाँ पे 5 एम्पियर दिया है तो 5 हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे ई का मान कितना दिया है 400 वोल्ट दिया है तो 400 हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा, देखिए 80 पचे क्या होता है 400 होता है। ठीक है, 80 पचे 400। ठीक है, अब 5 एकम में 5 एक बार में कट गया, इसका मतलब ये 10 टू द पावर माइनस 3 अगर 1 में गुणा कराएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3 ही होगा। तो डेल टी का जो मान आया वो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड आया कि नहीं आया? तो बताइए समय का ही तो मान हमसे पूछा गया था, यही समय का मान आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर। ये हुआ आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि हमने हल करा दिया। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 प्रश्न ले लिए हैं जो 5-5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ये देख रहे हैं लगभग हर बार ये पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, अभी इसी समय आपको तैयार करना है। ठीक है, ये सब टॉपिक हमने करा दिया है। इस टॉपिक को समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब मैं इसको समझाऊं बार बार दोबारा तो अच्छी बात नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक की बीमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में अब आपको स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका मात्रक, बीमीय सूत्र सब आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हालांकि ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल यूट्यूब पे लिखिए स्वप्रेरण गुणांक ब्रदर सर, इतना लिख के अभी आप सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये हमने टॉपिक करा दिया है, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट सीरियस होंगे वो इनको नोट्स में लिख लेंगे और इस वीडियो को समाप्त होने के पश्चात इसको जरूर वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका अच्छा नंबर भी आएगा। अगला आता है दूसरा, हमारा 7वां क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो केवल अन्योन्य प्रेरण गुणांक नहीं, अन्योन्य प्रेरण का क्या होता है। ठीक है, आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। उसको अन्योन्य प्रेरण को आप समझ जाइएगा, उसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इतनी बात समझ गए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा आता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। आप YouTube पे लिखिए अभी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, ये आपको वीडियो मिलेगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो खासकर इन सभी को अभी इसी वक्त पढ़ेंगे और वो ऐसा मान के चलेंगे कि इसी वीडियो के अंतर्गत ये तीनों बताया गया है, पढ़ाया गया है, तब जाकर उसी तरीके से समय देकर वहाँ पे ये तीनों टॉपिक को अभी पढ़िए।
अदरवाइज वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आपको केमिस्ट्री पे वन शॉट का वीडियो चाहिए या फिजिक्स पे वीडियो चाहिए या न्यूमेरिकल का आपको सीरीज का जो 6 हमने न्यूमेरिकल का वीडियो बना दिया है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, और भी आगे चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, कोई टॉपिक है वो आप बता सकते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक हमने दिया है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स की न्यूमेरिकल का, वन शॉट वीडियो का, तो आप जाएंगे वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे इन सभी का फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।